ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेयर में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और हम आपकी खैरियत की दुआ करते हैं। नया दिन और नई शुरुआत और मेरी आवाज में प्यारी सी खूबसूरत समलैंगिक स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। स्टोरी नई है और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स के जरिए अपना प्यार भी दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप सब्जी लेने कभी बाजार गए हैं? असल में ये प्यार भरी कहानी उत्तर प्रदेश की मथुरा की है, जहां प्यार की शुरुआत या फिर यूं कहें कि माधव के आइडेंटिटी की शुरुआत इसी बाजार से शुरू होती है। 14-15 साल का माधव, जिसे समलैंगिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसे कोई पसंद आ जाता है। माधव अभी क्लास 9th में है और उसे खेलना कूदना बहुत पसंद है। माधव के कई सारे दोस्त हैं क्योंकि माधव बहुत ईमानदार है खेल कूद में और कभी किसी के लिए बुरा भला जुबान से निकालता भी नहीं है। मतलब सीधी बात कहें तो गाली गलौज नहीं करता। अपने क्लास में सबसे ज्यादा हाइट वाला माधव है और माधव स्कूल के बाद घर पर ज्यादातर स्पोर्ट्स टी शर्ट्स और लोअर पहनकर ही घूमता फिरता रहता है। और माधव की फैमिली की अगर बात करें तो एक बड़ा भाई मदन है जो माधव को खूब परेशान करता है, और मदन से बड़ी एक दीदी है जो सीए की तैयारी कर रही हैं। उनका ज्यादातर वक्त पढ़ाई में ही जाता है। उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता माधव और मदन की लड़ाइयों से। और हाँ, माधव के मम्मी पापा जो माधव की बिल्कुल भी नहीं सुनते, वो भी हैं। मदन की अगर बात करें तो वो अपने छोटे भाई से प्यार करने के बजाय उसे हर वक्त परेशान करके मजा आता है। और माँ भी मदन भैया का साथ देती थी, जिस वजह से माधव को अक्सर गुस्सा आ जाता था। खैर, ये सब तो बातें हो गई मदन और माधव के बीच के लड़ाइयों की और उसके घर के बारे में। अब माधव ये सोचता कि बस ये स्कूल कंप्लीट हो जाए तो शहर से दूर कहीं बाहर पढ़ाई करने चला जाऊंगा, तब शायद इनको मेरी फिक्र होगी और परवाह करेंगे। वैसे तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रात को सब कुछ सोचते हुए माधव सो गया। अब उसे क्या पता था अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह के 5 बजे और 5 बजते ही मोबाइल पर अलार्म बजने लगा। ये वक्त था माधव के रनिंग और बास्केटबॉल प्रैक्टिस पर जाने की, जिसके लिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। खुद ही उठता, खुद ही सब कुछ करता, न कोई उठाने वाला, न कोई फोर्स करने वाला। और फ्रेश होकर शूज पहनकर वो पहुंच जाया करता ग्राउंड। सब कुछ कर लेने के बाद जब माधव घर लौटता, पूरा पसीना पसीना हो जाता, कपड़े चेंज करता और फ्रेश होता फिर से। माधव के घर में सिर्फ माँ की आंखें खुली रहती, बाकी सब सो रहे होते थे। इतनी सुबह माधव के हाथ का बना चाय पीने की पापा को आदत हो गई थी, तो माधव पापा के अलावा बाकी सभी के लिए भी चाय बनाता। और उस दिन माँ ने तबीयत की शिकायत की थी। शायद माँ की तबीयत शाम से ही खराब थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर माधव रेडी होकर बिना ब्रेकफास्ट किए स्कूल चला गया। माँ ने कहा कि रुक जा, 5 मिनट लगेंगे, खा ले, पर माधव नहीं माना, जबकि इसकी माँ बीमार भी थी। और वहां पर भी पढ़ाई के साथ खेल कूद करने का उसका भूत जो था वो उतरा भी नहीं था। वो जैसे ही माधव स्कूल जाता, जैसे रिसेस होती, वो खेलने कूदने लग जाता। खैर, खेल कूद के बाद तो भूख लगनी लाजमी है। जब स्कूल से लौटा माधव बैग फेंकता हुआ माँ को भूख लगी है चिल्लाता हुआ घर के अंदर घुसता है, और तब देखता है कि दीदी परेशान बैठी है। घर पर काफी सन्नाटा है, न माँ है न पापा है।
और ना ही मदन भैया थे घर पर। माधव घबरा गया। माधव ने पूछा कि कहाँ है सब के सब। तब दीदी ने बताया कि मम्मी की सांसें फूल रही थी और उनकी आंखें पलट सी गई थी। सब घबरा गए थे। मम्मी बहुत बीमार हो गई थी। अचानक उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा और पापा उनके साथ गए हैं। तब माता ने पूछा कि कब हो गया ये सब कुछ, कैसे हुआ अचानक? सुबह तक तो माँ ठीक थी। और अभी कैसी है माँ? फोन लगाओ, मैं पापा से बात करता हूँ, मुझे मम्मी की चिंता हो रही है। दीदी ने कहा कि पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ देर पहले ही मैंने ट्राई किया था। माधव बहुत ज्यादा घबरा जाता है। माधव पूछता है कि मदन भैया कहाँ है, साथ है कि नहीं है? तब दीदी बताती है कि मदन भैया को कहाँ पड़ी है तुम्हारे, वो तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है। माधव कहता है कि फिर से कॉल करके देखो। तब माधव खुद फोन लेकर के कॉल करता है और पापा फोन उठाते हैं। पापा कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी ठीक है। माधव ने पूछा कि क्या हुआ है मम्मी को। तब पापा ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और सांस में थोड़ी दिक्कत है और अभी मम्मी एडमिट है, आराम कर रही हैं, ऑब्जर्वेशन में है। माधव कहता है कि मैं आता हूँ हॉस्पिटल। तब पापा कहते हैं कि अभी शाम हो रही है, आज मार्केट भी है, सब्जी ले आ, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं है बनाने को। तेरी माँ ठीक होती तो वो चली जाती मार्केट या फिर मैं चला जाता, और फिर रात को यहीं रुकना होगा। बाहर का मैं खाता नहीं हूं, तो दीदी से कुछ बनवा कर लेते आना। अब पापा की बात मानते हुए माधव शाम को बाजार जाता है और ये पहली बार था कि माधव बाजार जा रहा था। वो अक्सर पापा मम्मी सब्जी ले आते थे। माधव परेशान था मम्मी को लेकर के और बाजार में बहुत भीड़ थी और स्कूल से आने के बाद बहुत भूख भी लगी थी बेचारे को। दीदी ने सब्जी की लिस्ट दी थी हाथ में कि ये सारी चीजें खरीद के ले आना, पर माधव को माँ की फिक्र हो ही रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। माधव बाजार में सब कुछ जल्दी जल्दी करके बस घर लौटना चाहता था। तभी वो जल्दी के चक्कर में बाजार की भीड़ में एक अजनबी से टकरा जाता है। टक्कर काफी जोरों की थी। टक्कर लगते ही सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। एक इंटेंस परफ्यूम की स्मेल आई और एक कम कद काठी का जवान मर्द जिसने ब्लैक कलर का हाफ स्लीव पहने हुआ था, हाफ स्लीव वाला शर्ट पहने हुआ था, बाल साइड से गिरे हुए, बिल्कुल सुलझे हुए बाल थे उसके, लंबी चौड़ी नाक, घने भाव वाला, जिसके होठ डार्क कत्थई थे, आंखें लंबी पर कम खुलने वाली, सीरियस सी आंखें। कोई भी देखे तो बस उसका दीवाना हो जाए। सांवला रंग और काफी प्यारा चेहरा। घनी दाढ़ी को शेव करने के बाद उगने वाली हल्के हल्के बाल उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे और कपड़े बिल्कुल टाइट, गठीला बदन, नीचे ब्लू जीन्स और शूज, जैसे कोई हीरो सामने खड़ा हो। अब वो हीरो माधव की नजर में था। माधव के टक्कर लगने पर उस अजनबी के हाथ में रखा थैला गिर जाता है, जिसमें से कुछ नींबू और टमाटर गिरकर बिखर जाते हैं। अब किसी के पैर के नीचे ना आ जाए ये सोच करके तुरंत माधव हेल्प करने लगता है। ये छोटा सा लम्हा माधव के आंखों में छप जाता है। माधव टमाटर उठाने में मदद करता है और वो अजनबी गुस्से से माधव की तरफ बस देखता रहता है। माधव ने आज तक कभी किसी को ऐसी नजरों से नजरें मिलाकर नहीं देखा था और ये पहली बार था जब माधव को किसी पुरुष की तरफ आकर्षण हुआ था। और ये दिन माधव के लिए लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन गई थी। माधव को अभी और सामान भी खरीदना था और जाते जाते माधव ने उस अजनबी को एक टक देखा। सारा सामान जब खरीद लिया वो पानीपुरी वाले के पास रुका, क्योंकि माधव को बहुत तेज भूख लगी थी। तो माधव पानीपुरी खाने लगा। तभी माधव को फिर से वही खुशबू आई और माधव ने आंख बंद करके उस खुशबू से ही जान लिया कि वो आसपास है जिसकी ये खुशबू है। और जैसे ही अपने राइट साइड देखा तो वो अजनबी इत्तेफाक से उसी पानीपुरी वाले के पास से 2 गर्मा गर्म समोसा निकलने का इंतजार कर रहा था। और फिर उसकी नजर भी माधव पर पड़ी। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वो पुरुष इतना आकर्षित क्यों लग रहा है। वो अजनबी लगभग 29-30 साल का था। माधव कुछ देर के लिए घर की सारी परेशानियां भूल गया था और
उस अजनबी की आंखों में खो गया था। और फिर पानी पूरी खाते वक्त उस अजनबी को किसी ने पीछे से आवाज दी। अब पानी पूरी माधव खा रहा था, लेकिन इंतजार तो वो अजनबी भी कर रहा था ना समोसे निकलने का। यशवंत भाई, अकेले अकेले खा रहे हो, लगता है समोसे निकलने का इंतजार कर रहे हो, यार हमें भी खिलाओ। तब माधव को उसका नाम पता चल गया कि उस अजनबी का नाम यशवंत है। अब लगभग अंधेरा होने वाला था और माधव यशवंत को देखते हुए जाने लगता है और पाता है कि यशवंत की नजरें भी माधव की तरफ ही थी। वो भी एकटक उसे देखते हुए नजरें घूम रही थी। माधव स्कूटी में सामान रखता है और फिर यशवंत को दोबारा देखने की उसकी इच्छा होती है। वो सोचता है कि काश आ जाए, दिख जाए और वो स्कूटी पर रुका हुआ होता है। और फिर सच में यशवंत सामने से आता है और वो माधव की तरफ बढ़ने लगता है। माधव को कुछ समझ नहीं आता। वो स्कूटी स्टार्ट करके घर चला जाता है। काफी घबरा गया होता है वो। अब घर पहुंचते ही मदन भैया लौट कर आ गए होते हैं खेल कूद कर और माधव से पूछते हैं कि तू आज बाजार गया था? वाह, क्या क्या लाया है? मेरे लिए कुछ लाया भी कि बस ऐसे ही आ गया है? मम्मी गई होती तो कुछ ना कुछ लेके जरूर आती। माधव ने कहा कि मम्मी के लिए फ्रूट्स लाया हूं, या तो वो खा ले या तो वो खा लेंगी या तो तुम ही खा लो। खैर ज्यादा जरूरत मम्मी को है। बस वो बहस स्टार्ट ही हो रही थी कि दीदी ने चुप करा दिया। अब रात के लगभग 9 बजने वाले होते हैं। माधव पापा के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि माँ सो रही होती है। माधव पापा से कहता है कि आप चले जाइए पापा, मैं देख लूंगा अगर कोई जरूरत पड़ी। पापा आप आराम कीजिएगा, घर जाकर आप काफी देर से यहीं पर हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे। पर माधव के पापा नहीं मानते। वो कहते हैं कि तू सुबह स्कूल जाएगा और ये बहाने नहीं चलने वाले तुझे कि यहाँ तुझे रुकना है। दीदी ब्रेकफास्ट बना देगी, तू घर जा, मैं तेरी माँ का ख्याल रखूंगा। माधव ने पूछा कि माँ को कब तक रखेंगे यहाँ पर? पापा ने कहा कि 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि ये जो वक्त है वो काफी क्रिटिकल है। बाद में मेडिसिन देकर के डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी बात हुई है डॉक्टर से। अब रात का समय था और हॉस्पिटल आउटर में था। माधव को हॉस्पिटल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। वहां की स्मेल भी उसे पसंद नहीं आ रही थी। वो रात के लगभग 10 बजे हॉस्पिटल से घर के लिए निकला था और जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलता है और अपनी स्कूटी के पास पहुंचता है जहां उसने स्टैंड किया था, रखा था स्कूटी, उसके ठीक बगल से वही खुशबू फिर से आती है और ये खुशबू यशवंत के परफ्यूम की ही थी। अब स्कूटी छोड़कर माधव ने पलट कर देखा और अंधेरे से उजाले की ओर जाते शख्स का पीछा किया और तब उसने देखा कि ये तो यशवंत ही है। अब जो माधव के दिल की धड़कन थी वो तेज हो गई और उसे याद आ गया कि ये तो बाजार में मिला यशवंत ही है। माधव चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। जहां भी वो जाता है ये यशवंत उसे दिख जाता है। यशवंत के ठीक पीछे माधव चलने लगता है और यशवंत के पीछे पीछे उसके साथ ही लिफ्ट में घुस जाता है और तब यशवंत की नजर माधव पर पड़ती है। वो भी देख करके शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे। यशवंत के हाथ में भी टिफिन था। अब थोड़ी देर बाद वो उसके पीछे ही जाने लगता है। तब यशवंत किसी से बात करते करते उसके पापा के वार्ड में घुस जाता है और तब तक माधव ने बहुत कुछ सुन लिया था। उसे पता चल जाता है कि यशवंत के पापा एडमिट थे और यशवंत उनके साथ रोकने के लिए आया था। माधव को देखकर यशवंत कुछ कहना तो चाहता था पर कह नहीं पाता। माधव नादान और उसे अब तक अपने फीलिंग्स का नहीं पता था। ये सब क्या हो रहा उसके साथ उसे वो भी नहीं पता था। सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था उसके लिए। पर यशवंत के लिए दिल पहली बार धड़का था माधव का, तो ये फीलिंग खास तो थी उसके लिए कि किसी पर दिल आ जाना। माधव वापस पापा के पास गया। पापा ने देखते ही कहा कि तू घर अभी तक नहीं लौटा। तब माधव कहता है कि मैं रात यहीं रुक जाता हूँ पापा। पर पापा ने कहा कि तू जिद मत कर, कल रुक जाना, वैसे भी तेरे जाते ही अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर दौरे पर आए थे।
उन्होंने कहा कि शायद कुछ दिन और रुकना पड़ेगा क्योंकि तेरी माँ को सांस की प्रॉब्लम हो रही है। माधव अब यशवंत के वार्ड की तरफ जाकर उसके पापा का बेड देख लेता है और स्कूटी लेकर घर लौट आता है। घर पर माँ के ना होने पर दीदी और बड़ा भाई मदन की भी हालत खराब थी। रात दीदी ने खाना लाकर दिया पर माधव को माँ के खाने की याद आती है और यशवंत का सीरियस फेस इमेजिन करके माधव के चेहरे पर खुशी थी। उसे वो अट्रैक्टिव लग रहा था। रात मुश्किल से नींद आई और फिर सुबह 5 बजे उठा। वो रनिंग करके आया, रूटीन उसकी वही थी। स्कूल गया और स्कूल से आते ही खाना खाकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया और वहां उसने ज्यादा वक्त यशवंत को देखने में बिताया। अब आकर्षण का ये जो पावर था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अट्रैक्शन ही बोलेंगे इसको फिलहाल तो। अब तक यशवंत को खिड़की से छुप छुप कर चुपके से माधव देख रहा था। माधव को खिड़की के बाहर देख यशवंत खुद ब खुद बाहर आता है और तब माधव उसे आता देख घबरा जाता है कि वो क्या कहेगा। यशवंत आते ही माधव से पूछता है कि क्या झांक रहे हो, कुछ चाहिए क्या? यशवंत की आवाज भारी थी और एक प्यार भरी आवाज थी, मनमोहक सी। माधव को समझ नहीं आया कि वो क्या झूठ बोले, तो उसने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं झांक रहा था, बल्कि मैं तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम ढूंढ रहा था। यशवंत ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। आगे कॉर्नर पर ही है और मैं भी साथ चलता हूं, मैं वहीं जा रहा हूं। माधव बहुत नर्वस हो गया और यशवंत से हाइट में बड़ा भी लग रहा था वो। यशवंत ने माधव से उसका नाम पूछा। माधव ने बता दिया और फिर कुछ और चीजें भी पूछी, पर माधव बहुत घबराया जा रहा था और दोनों टॉयलेट रूम पहुंच गए जो काफी बड़ा था और साफ सुथरा भी था। दोनों ने अलग अलग खड़े होने के बजाय अगल बगल ही खड़े होकर के पेशाब करने लगे। माधव शर्मा रहा था और फिर माधव को आईने में देखते हुए यशवंत ने आंख मारी। माधव अब हाथ धोने लगा था और बाल पर हाथ फेर रहा था और यशवंत उसे मुस्कुराता देख आसपास देखता है। फिर यशवंत ने बाहर जाने से पहले अचानक ही माधव के पास आकर उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे नीचे झुकाते हुए अपने होठों से होठ मिला करके किस कर लिया। माधव को ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई और अब जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ उस बाथरूम में हम कहानी के अगले भाग में जानेंगे। स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। आने वाले पार्ट्स और भी अमेजिंग होने वाले हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है इस कहानी की। जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव। दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।